बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको कंप्यूटर साइंस फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने टॉपिक इनपुट डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी। बेसिकली इनपुट डिवाइसेस हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसकी मदद से हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं इनको हम 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में बात की थी। उसमें हमारे पास माउस, टच पैड, टच स्क्रीन्स वगैरह ये सारी जो है हमारे पास डिवाइसेस शामिल थी। इन सारी डिवाइसेस के अंदर डाटा को इनपुट करते हुए हमारे पास एक पॉइंट जो होता है या एक मार्क जो होता है वो शो होता है, जिसकी मदद से हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर या हार्डवेयर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है जिस पे आज हम अपना लेक्चर की बात करेंगे वो हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास फैक्स मशीन है, और उसके बाद हमारे पास ऑडियो वीडियो इनपुट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं इनको ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको किसी सोर्स की मदद से हम डाटा को इनपुट करते हैं। डाटा को जब भी इनपुट किया जाएगा तो हमें किसी रीडर की, कार्ड रीडर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उस कार्ड रीडर की मदद से हम डाटा को जो है वो इनपुट कर सकते हैं। इनको हम स्कैनिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। इसके अंदर डाटा को स्कैन किया जाता है किसी डिवाइस की मदद से, और उसके बाद डाटा को सेंड किया जाता है। इन स्कैनिंग डिवाइसेस को हम 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, जो पहली कैटेगरी है इसको हम मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस कहते हैं। इन डिवाइसेस के अंदर आपके पास कोई मार्क या कोई कैरेक्टर जो है उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है किसी डिवाइस की मदद से। इनमें हमारे पास मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस के अंदर हमारे पास MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और स्मार्ट कार्ड, ये 4 जो डिवाइसेस हैं ये हमारे पास इसमें शामिल हैं। हम आगे फर्दर लेक्चर में इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। फिर स्कैनिंग डिवाइसेस की जो हमारे पास दूसरी टाइप है उसको हम इमेजिंग सिस्टम कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी टाइप है इसके अंदर हमारे पास फैक्स मशीन आ जाती है, और जो हमारे पास इसमें चौथी टाइप है वो हमारे पास बेसिकली ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम इन चारों कैटेगरीज़ के ऊपर जो स्कैनिंग डिवाइसेस के अंडर आती हैं, आज हम इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। हमारे पास जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं या सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं, इनमें जो हमारे पास सबसे पहली डिवाइस है वो बेसिकली MICR है। MICR से स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर। तो जैसे कि ये नाम से ही बता रहा है कि इसके अंदर एक इंक यूज़ की जाती है जो कि मैग्नेटाइज्ड इंक होती है, यानी ये स्पेशल इंक होती है जो कि मैग्नेटिकली हमारे पास इंक होती है, और इस मैग्नेटिक इंक की मदद से कैरेक्टर्स जो हैं वो लिखे गए होते हैं। कैरेक्टर्स आपके पास नंबर्स की सूरत में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स की सूरत में हो सकते हैं, या सिंबल्स की सूरत में आपके पास ये जो कैरेक्टर्स हैं ये हो सकते हैं। तो इस मैग्नेटाइज इंक की मदद से जो कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है एक रीडर की मदद से। यानी हमारे पास एक रीडर मौजूद होगा जो उस पेपर में से ख़ास जो हमारे पास मैग्नेटिकली कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो रीड करने के काबिल होगा। तो ये जो हमारे पास रीडर होता है ये रीड करता है टेक्स्ट को उस मैग्नेटाइज्ड इंक से, यानी जहाँ जहाँ पर उस मैग्नेटाइज्ड इंक से लिखा जाता है, जब हम उसको रीडर में से गुजारते हैं तो वो रीडर उस सिर्फ जो मैग्नेटाइज्ड इंक स्पेशल इंक होती है सिर्फ उसी को वो रीड कर सकता है। और ये जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स होते हैं इनके पीछे आपके पास कोड होते हैं, और यानी इसके पीछे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो हमारे पास MICR होते हैं इनको हम बैंक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो चेक प्रोसेसिंग होती है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे जो बैंक में चेक प्रोवाइड किए जाते हैं हर चेक के बिल्कुल नीचे की तरफ एंड पे एक आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे गए होते हैं, स्पेशल फ़ॉन्ट के अंदर लिखे गए होते हैं। वो कैरेक्टर्स बेसिकली आपके पास MICR कैरेक्टर्स होते हैं।
यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपका MICR कोड नज़र आ रहा है। ये जो आपके पास करेक्टर्स लिखे गए हैं ये स्पेशल इसकी हैंड राइटिंग है, और ये स्पेशल हैंड राइटिंग के साथ साथ ये मैग्नेटाइज्ड इंक के ज़रिए से लिखे गए हैं। तो जितने भी चेक्स होते हैं उनके हर चेक के ऊपर एक MICR कोड जो होता है वो उसमें मौजूद होता है। अब ये जो MICR के कोड होते हैं इसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चेक नंबर के बारे में, बैंक नंबर के बारे में और अकाउंट नंबर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन कोड्स के अंदर स्टोर की जाती है। तो अब देखने में तो ये बेसिकली नंबर्स होते हैं, लेकिन इन नंबर्स के पीछे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मशीन के ज़रिए से रीड की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये उसका रीडर होता है। इस रीडर के ऊपर जैसे ही चेक को गुजारा जाता है तो ये जो मशीन होती है ये इस स्पेशल जो मैग्नेटाइज्ड इंक वाला हिस्सा होता है इसको रीड करती है, और चेक की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में या जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करनी होती है वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इन करेक्टर्स का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास जो प्रोसेसिंग का अमल होता है वो फास्ट हो जाता है। जैसे ही मशीन में इसको गुजारा जाता है उसकी सारी जो डिटेल होती है वो फ़ौरन से सामने आ जाती है, और बजाय उसको लिख के टाइप करके और ढूंढने की बजाय सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है और उसको बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक और हमारे पास जो डिवाइस है इसको हम ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन कहते हैं। ये आपके पास इसमें भी हम करेक्टर्स लिखे गए हुए होते हैं और उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, पहचाना जाता है एक डिवाइस की मदद से, एक रीडर की मदद से। तो ये हमारे पास ये जो रीडर होता है ये उन प्रिंटेड करेक्टर्स को जिनको लिखा गया होता है ये स्पेशल फॉर्मेट के तौर पे या स्पेशल हैंड राइटिंग की तरह इन करेक्टर्स को लिखा जाता है। जैसे ही वो रीडर उन स्पेसिफिक जो फॉर्मेट होता है या फॉन्ट के ऊपर से उस रीडर को गुजारा जाता है तो वो रीडर उसको रीड करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास जो करेक्टर्स होते हैं वो उसका एक ख़ास फॉन्ट होता है, पर्टिकुलर फॉन्ट होता है, वो उसको रीड करते हैं। और जैसे ही ये करेक्टर्स वो रीड किए जाते हैं उनको फ़ौरन से डिजिटल कोड के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो बेसिकली डिजिटल के ऊपर काम कर रही होती हैं। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन जैसे ही कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जैसे ही इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है फ़ौरन से उसको डिजिटल के अंदर यानी बाइनरी 0 और 1 के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिस तरह यहाँ पर हम आपके पास एक फिगर है, यहाँ पर ए है, देखने में तो ये हमें ए नज़र आ रहा है। इसको जैसे ही स्कैन के ज़रिए से स्कैन किया जाएगा तो आपके पास जो ऑप्टिकल रीडर है वो इसको बाइनरी के अंदर 0 और 1 के अंदर डिजिटल कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये जो आपको ए नज़र आ रहा है कंप्यूटर के अंदर जब स्टोर होगा तो वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये जितने भी रीडर्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली डाटा को जब रीड करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल कोड के अंदर, ताकि उसको कंप्यूटर के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर उसको स्टोर किया जा सके और फर्दर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। तो इसके लिए इसको रीड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो कि इनके करेक्टर्स को रीड करता है। तो जैसे ही वो आपके स्कैनर उन स्पेशल करेक्टर्स के ऊपर से गुजारा जाता है तो ये जो है उसको स्पेशल करेक्टर्स को रीड करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। इसके जो यूजेस हैं आमतौर पे यूटिलिटी बिल्स के ऊपर इस तरह के कोड्स लिखे गए होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो प्राइस टैग्स होते हैं उनके ऊपर ये OCR कोड्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। जैसे ही वो टैग को उस रीडर से गुजारा जाता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फ़ौरन से कंप्यूटर में आ जाती है और सारी डिटेल जो है वो आप उसको बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास OCR डिवाइस है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास OMR है, इसको हम ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन कहते हैं। ये मार्क से ये नाम से बता रहा है कि इसके अंदर आपके पास एक मार्क होगा। मार्क से मुराद ये है कि आप कोई निशान लगाते हैं, वो निशान आप सर्कल के तौर पे लगा सकते हैं, टिक मार्क हो सकता है, आप रेक्टेंगल के फॉर्म के अंदर कोई भी ऐसा निशान जब आप उसको लगाएं तो उसको एक रीडर की मदद से रिकग्नाइज़ किया जाए, उसको हम ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन कहते हैं। इसको हम मार्क सेंसिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि आमतौर पे जो हमारे टेस्ट्स होते हैं हम टेस्ट के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो मार्किंग होती है वो बेसिकली इन शीट्स को देख के इवैल्यूएशन हमारी की जा सकती है।
तो इसमें एक लाइट बीम होती है, जो लाइट बीम जो डाटा हमने फिल किया होता है या जो हमने मार्क्स लगाए होते हैं उनको वो रीड करता है। जैसे ही वो उनको रीड करता है उसके बाद उसको वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जो भी डाटा जैसे ही उसको स्कैन करने के बाद कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाएगा या स्टोरेज डिवाइस के अंदर उसको स्टोर किया जाएगा तो उसको हमेशा डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इसमें जो डिवाइस होती है ये मार्क्स को डिटेक्ट करने के लिए जैसे कि कुछ सर्कल्स लगाए जाते हैं, आप अपने पेपर्स टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसमें आप सर्कल्स फिल करते हैं, यहाँ रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, यहाँ और कोई और से साइन जो होता है उसको फिल किया जाता है उससे पेपर्स को। और ये आपके पास स्पेशल फॉर्म्स होते हैं, पेपर होता है, उस स्पेशल पेपर के ऊपर ये सारे जो हैं ये आंसर्स जो हैं इवेल्युएट किए जाते हैं। तो ये आपके पास जो मशीन होती है वो मशीन इन शीट्स को जो है वो रीड करती है और उसके बाद उसको इवेल्युएट करती है, उसके मार्क्स जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं। आपके सेट है, NTS है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं उनके टेस्ट के अंदर ये जो है OMR शीट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और ये आपके पास वो शीट है जिसको बबल्स की मदद से इसको फिलअप किया जाता है, और ये वो आपके पास रीडर है जिसमें ये आपके पास वो सारी शीट्स रख दी जाती हैं। जैसे ही इसको यहाँ से गुजारा जाता है रोशनी की मदद से, लाइट की मदद से इसके जो सारे रिज़ल्ट्स होते हैं वो देख लिए जाते हैं और उसको इवेल्युएट कर दिया जाता है। तो ये जो हमारे पास शीट्स होती हैं इनको कंप्यूटराइज्ड जो है उसको चेक किया जाता है और कंप्यूटर की मदद से ही इसको इवेल्युएट किया जाता है। इससे आपके पास जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक और हमारे पास जो डिवाइस है उसको हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक मैग्नेटिकली एनकोडेड डाटा होता है। आपके पास एक स्ट्रिप होती है, यानी आपके पास एक छोटी सी बार होगी, स्ट्रिप होगी, ब्लैक कलर से उसको जो है वो टेप सी लगी हुई होती है। तो इसको हम ये जो आपके पास होता है ये एरिया बेसिकली मैग्नेटिकली एनकोडेड होता है, यानी इसके अंदर जो कोड लिखा गया होता है वो मैग्नेटिकली लिखा गया होता है और उस कार्ड की बैक की साइड के ऊपर मैग्नेटिक की मदद से स्पेशल कोड जो है वो उसको लिख दिया जाता है। आमतौर पे ये प्लास्टिक कार्ड्स की सूरत में होता है और ID कार्ड्स के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कार्ड होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, कार्ड की एक्सपायरी, इस तरह की जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारी मैग्नेटिकली उसके अंदर एनकोड कर दी जाती हैं। तो एक कार्ड रीडर मौजूद होता है, जैसे ही कार्ड रीडर में इस कार्ड को इंसर्ट किया जाता है तो ये जो मैग्नेटिकली एरिया होता है यहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन, उसका नेम, उसके एक्सपायरी डेट और जो सारी डिटेल्स हैं वो सारी मशीन के ज़रिए से रीड आउट की जा सकती हैं। तो ये जो कार्ड होता है ये बेसिकली ID कार्ड के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इसके पीछे बैग के ऊपर स्टोर कर ली जाती है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बेसिकली मैग्नेटिकली हमारे पास मैग्नेट के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल्स को मैग्नेटिकली जो है वो बाइनरी के अंदर या उसको 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, बेसिकली इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं और इसका जो है एक फ़ील्ड जनरेट की गई है, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स जो हैं वो जनरेट की गई हैं और इन मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स की मदद से जो है आपके पास कोड्स बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से और जब इसको हम कंप्यूटर में रीड कर रहे होते हैं तो वो बाइनरी 0 और 1 की फॉर्म के अंदर उसे कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो हमारे पास है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है हमारे पास इस तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड की एक और एडवांस फॉर्म, इसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। ये बेसिकली मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का अल्टरनेट है। ये उसी तरीके से ID कार्ड के या आपके पास क्रेडिट कार्ड के साइज़ के बराबर ही होते हैं, छोटे से साइज़ में होते हैं। इसमें फ़र्क यह है कि इट कंटेन अ थिन माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो मौजूद होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रोसेसिंग कर सकती है, यानी आप अगर इसको कोई काम करना हो तो ये ख़ुद से भी वो काम परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अंदर ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसके अंदर ये छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर की गई होती है। तो इसको इस माइक्रो प्रोसेसर की में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करने के लिए इसको एक कार्ड रीडर के अंदर जो है इंसर्ट किया जाता है।
जैसे ही हम उसको कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। इसकी एग्जांपल जो है, आपके पास मोबाइल सिम कार्ड है, मोबाइल सिम में भी इसी तरह से आपके पास एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। आप जैसे ही अपनी मोबाइल सिम को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के साथ ही जो सिम होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और आपके फ़ोन के ऊपर ऑटोमेटिकली सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आप कॉल्स और मैसेजेस जो होते हैं वो सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वो उस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से होता है। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, जिस तरह कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आप अपने नंबर्स जो होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो भी कुछ हद तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्टोरेज की भी कैपेबिलिटी होती है, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता रहता है कि मैसेज आपका किस वक्त रिसीव हो रहा है, आपको किस वक्त कॉल रिसीव हो रही है, या आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो आपने किस तरह से मैसेज को सेंड करना होता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस माइक्रो प्रोसेसर की मदद से प्रोवाइड की जा रही होती है। तो इसी तरह एटीएम कार्ड्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो नादरा के आपके पास कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, उसके अंदर भी स्मार्ट कार्ड है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को जो है वो स्टोर किया जाता है, और आपकी ये जो है स्मार्टली काम कर रहा होता है। आमतौर पे ये वर्किंग कैसे करता है, जो आपके पास यूज़र होता है उसके पास एक कार्ड है, उसको एक कार्ड रीडर के अंदर इंसर्ट करता है। जैसे ही उसको कार्ड रीडर में इंसर्ट किया जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से हासिल करता है, और उसके बाद उस रीडर की मदद से उसके इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यूज़र को वापस पहुँचा दी जाती है। तो अगर इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ अपडेट करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो, तो स्मार्ट कार्ड उस इन्फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकता है। इसी तरह एटीएम कार्ड है, जब एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन की जाती है, जो उसमें चेंज आ जाता है, वो चेंज भी इस माइक्रो प्रोसेसर की मदद से स्टोर किया जा सकता है। तो हमारे पास मैग्नेटिक कार्ड और स्मार्ट कार्ड में यही डिफरेंस है कि मैग्नेटिक कार्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है वो परमानेंट होती है, जबकि स्मार्ट कार्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप उसको वक्त के साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास फैक्स मशीन आ जाती हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास फैक्स मशीन है, ये डाटा को ट्रांसमिट करती हैं और रिसीव करती हैं टेलीफोन लाइन की मदद से। हम एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह के ऊपर टेलीफोन लाइन की मदद से सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हो, या आप कोई इमेज हो, या आप हैंड राइटिंग है, आप उसको किसी दूसरी जगह के ऊपर भेजना चाहते हैं, तो फिर आप उसको फैक्स मशीन की मदद से भेज सकते हैं। फैक्स मशीन जो आपके पास जहाँ से फैक्स मशीन को भेजना होता है सेंडिंग साइड के ऊपर, वो जो आपके पास डॉक्यूमेंट होता है वो उसको स्कैन कर लेता है। यानी या अब ये एक डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है या इमेज है, इसको जो है इस मशीन के ज़रिए से स्कैन किया जाएगा। ये जो मशीन है, इसको जब स्कैन करेगी तो इसका सारा डाटा जो है वो उसको स्कैन करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो ये कन्वर्ट करेगी डिजिटल कोड को, और उसके बाद ये जो डिजिटल कोड है इसको ट्रांसमिट जो है मुख्तलिफ सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए, जो भी सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसकी मदद से डाटा को सेंड कर दिया जाता है रिसीविंग स्कैनिंग डिवाइस के ऊपर। जो रिसीविंग साइड होती है उसको, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं, यहाँ पर एक पेपर जो होता है वो मौजूद होता है। तो ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, जैसे जैसे जिस तरह से इस तरतीब से वो पहले डॉक्यूमेंट में वो आपके पास कोड मौजूद होते हैं, उसी तरीके से इसके ऊपर वो दोबारा से उसको प्रिंट कर दिया जाता है। तो सेंडिंग साइड के ऊपर पेपर स्कैन किया जाता है, और रिसीविंग साइड के ऊपर भी पेपर मौजूद होता है जिसको कि स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद वो जो पेपर होता है बिल्कुल उसकी कॉपी जो होती है वो दूसरी साइड के ऊपर रेडी हो जाती है। तो ये फैक्स मशीन का काम है, जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी के साथ भेज सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्स मशीन के जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। एक को हम डेडिकेटेड फैक्स मशीन कहते हैं और एक को हम फैक्स मॉडेम कहते हैं। हमारे पास जो डेडिकेटेड फैक्स मशीन है, इसको हम नॉर्मल फैक्स मशीन कहते हैं। ये आपके पास एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन के पास इंफॉर्मेशन भेज सकता है। आप सेंड भी फैक्स मशीन को करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव भी फैक्स मशीन होगी, यानी दोनों साइडों के ऊपर फैक्स मशीन का होना ज़रूरी होता है। जबकि फैक्स मॉडेम में इसमें एक सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर, आप इससे सेंड और रिसीव
आप इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हैं। यानी ना सिर्फ ये कि आप इसकी इन्फॉर्मेशन को अगर फैक्स में भेजना चाहते हैं तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन को फैक्स के ऊपर भी भेज सकते हैं, और अगर आप ये फैक्स से किसी कंप्यूटर के ऊपर डाटा को सेंड करना चाहते हैं तो फैक्स से कंप्यूटर की तरफ भी आप डाटा को सेंड कर सकते हैं। तो यही फ़र्क है डेडिकेटेड फैक्स मशीन में और फैक्स मॉडेम में। तो ये हमारे पास लेटेस्ट सर्किट बोर्ड होता है जिसकी मदद से हम फैक्स मशीन और कंप्यूटर दोनों के ऊपर डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास इमेजिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। बेसिकली हमारे पास इमेजिंग सिस्टम, हम इसके स्कैनर कहते हैं, इमेज स्कैनर होता है हमारे पास। इसको हम ग्राफिक्स स्कैनर भी कहते हैं। आमतौर पे ग्राफिक्स को स्कैन करने के लिए काम किया जाता है इसको। इसमें हम जो ड्राइंग्स होती हैं उनको रीड करते हैं। जिस तरह आपके पास फ़ोटोज़ होती हैं या कोई पेपर होता है उसको प्रिंटेड फॉर्म में होता है, उसको रीड करने के लिए, उसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम बेसिकली स्कैनर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये मशीन जो होती है जैसे ही इस डायग्राम को आपको स्कैन करती है उसके साथ ही उसको कन्वर्ट कर लेती है डिजिटल कोड के अंदर। तो हमारे पास जो भी डाटा रीड किया जाता है किसी भी सोर्स डाटा डिवाइस से उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। जो स्कैनर्स होते हैं ये हमारे पास कलर भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेज हो सकती हैं, और ये एक लाइट की मदद से, रोशनी की मदद से डाटा को स्कैन करते हैं और उसको रीड कर रहे होते हैं। जो हमारे पास इमेज होती है बेसिकली इसके वर्किंग करने का तरीका होता है कि इसमें जो इमेज होती है उसको बेसिकली छोटे छोटे रोशनी के लाइट और डार्क डॉट्स के अंदर जो है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये जो हमारे पास डॉट्स होते हैं उसके बाद फिर उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब स्कैनर की हम यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। ये आपके पास स्कैनर है, यहाँ पर ये आपके पास इमेज आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास वो गिलास प्लेट है, ये शीशे की प्लेट होती है। इसके ऊपर जो है वो उस डॉक्यूमेंट को जो है वो रख दिया जाता है। इसके नीचे आप देख रहे हैं कि आपके पास एक मूवेबल लाइट सोर्स है। ये जो लाइट है ये मूव कर सकती है, और इसके साथ ही यहाँ पर एक मिरर मौजूद है, ये भी मूवेबल मिरर है। जैसे जैसे लाइट मूव करती है उसी तरह से मिरर भी मूव करता जाता है। अब जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पर रखते हैं, स्कैनर स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ से जो लाइट होती है वो इस पेपर के ऊपर, इस इमेज के ऊपर पड़ती है। जैसे ये रोशनी इस इमेज के ऊपर पड़ती है, इसका जो इमेज है वो इस मिरर के ऊपर बन जाता है। तो जो जैसे ही मिरर इसके ऊपर, इसका इमेज क्रिएट होता है, इसके बिल्कुल सामने एक और मिरर मौजूद होता है, ये फिक्स मिरर होता है। जैसे ही ये इस मिरर के ऊपर इसकी इमेज जाती है तो ये इस मिरर जो है उसको डॉट्स की सूरत में, जहाँ पे जो जो कलर्स हैं उनको उन डॉट्स की सूरत में स्टोर करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये लाइट सोर्स जो है वो आगे मूव करता है। इसके बाद ये भी मिरर आगे मूव कर जाता है और नेक्स्ट लाइन को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास जो सारी की सारी इमेज होती है वो डॉट्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो हमारे पास डॉट्स होते हैं इसके बाद फिर इसको बाइनरी के अंदर 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर्स का फ़ायदा ये होता है कि इसके ज़रिए से आप इमेज को आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद आप किसी भी जगह के ऊपर उसको बड़ी आसानी के साथ सेंड भी कर सकते हैं और उसको रिसीव भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली जो इमेजिंग सिस्टम होता है इनका काम करने का तरीका हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो इमेज होती है उसको बेसिकली डॉट्स की सूरत में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो डॉट्स होते हैं इनको हम रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर ये टेक्निक रास्टर ग्राफिक्स कहलाती है। तो रास्टर ग्राफिक्स क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक दैट रिप्रेजेंट्स एन इमेज इनटू मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। इसमें हम किसी भी इमेज को मैट्रिक्स की सूरत में, रोज़ और कॉलम की सूरत में उसको डिवाइड कर देते हैं, और हर एक आपके पास जो आपके पास कॉलम होता है उसके अंदर हम एक कलर को स्टोर करते जाते हैं। इस तरह से जो हमारा पूरा का पूरा इमेज है ये रोज़ और कॉलम्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है, मैट्रिक्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। हर आपके पास डॉट के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, और उसके बाद उसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। और जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो हर डॉट के लिए अगेंस्ट में जो इन्फॉर्मेशन जिस कलर की स्टोर की जाती है उसी कलर को उस जगह के ऊपर जब प्रिंट किया जाता है तो हमें दोबारा से असल जो इमेज होती है वो हमें नज़र आ जाती है। तो ये जो टेक्निक होती है इसको बेसिकली रास्टर ग्राफिक्स कहा जाता है, और कंप्यूटर इस तरीके से ही इमेजेस को स्कैन करता है और अपने पास उसको डिजिटली स्टोर भी कर लेता है।
इसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ऑडियो इनपुट है। बेसिकली हम जो साउंड होती है, जो हमारी आवाज़ होती है, जब हम उसको कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसको हम बेसिकली ऑडियो इनपुट कहते हैं। इसमें आपकी स्पीच भी हो सकती है या आपका म्यूज़िक भी हो सकता है। इसमें आप किसी भी माइक्रोफोन की मदद से अपनी आवाज़ को जो कन्वर्ट भेजते हैं उस डिवाइस के अंदर, और वो आपके पास आपकी साउंड जो होती है वो उस डिवाइस के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑडियो होती है वो बेसिकली एनालॉग फॉर्म के अंदर होती है, यानी जो कुछ भी हम बोल रहे होते हैं वो एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है। जैसे ही हम जो कुछ भी बोलते हैं वो माइक्रोफोन के अंदर जैसे ही हमारी आवाज़ पहुंचती है, यहाँ पर एक सर्किट बोर्ड मौजूद होता है, ये आपकी हमारी जो आवाज़ होती है उसको एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और ये जो हमारे पास डिजिटल डाटा होता है इसके बाद ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और जब हम उसको दोबारा सुनने लगते हैं तो यहाँ से डिजिटल कोड आ रहे होते हैं। यहाँ जो आपके पास स्पीकर्स लगे होते हैं, स्पीकर्स उसको एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल को दोबारा एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे हमें अपनी आवाज़ दोबारा से सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आप जो आपके पास है माइक्रोफोन है उसके ऊपर आप जब भी कुछ बोलते हैं, प्रोसेसर जो है उसको एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको स्टोर करता है, और उसके बाद आपकी आवाज़ को बेहतर करके उसको एम्पलीफाई करके दोबारा से आप स्पीकर के ऊपर उसको आवाज़ को सुन सकते हैं। तो अगर हम उसको देखें अपनी साउंड को, तो बेसिकली एनालॉग सिग्नल जो है वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है। इसी तरह हम वीडियो इनपुट जो है आपके पास जब हम किसी भी कैमरे की मदद से वीडियो बनाते हैं, तस्वीर लेते हैं, वो बेसिकली हमारे पास वीडियो इनपुट कहलाती है। बेसिकली वीडियो जो होती है आपके पास, हमारे पास फुल मोशन रिकॉर्डिंग होती है, यानी कोई भी मोशन आपके पास हो हम उस मोशन को रिकॉर्ड करते जाते हैं, वो हमारे पास बेसिकली वीडियो कहलाती है। हमारे पास जो वीडियो होती है ये भी बेसिकली एनालॉग डिवाइस होती है, यानी जो कुछ भी आप अपनी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होता है। जब आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब आप उसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है ये बेसिकली डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आप उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इमेजेस होती हैं, वो वीडियो जो होती है वो इसी तरीके से उसको कैप्चर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वीडियो कैप्चर करने के दो मेथड्स होते हैं। एक को हम फ्रेम ग्रैब्ड वीडियो कार्ड कहते हैं। इसमें इस टेक्निक के अंदर हमारे पास जो वीडियो होती है उसको फ्रेम्स की सूरत में जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद फिर उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और आपके पास जो फ्रेम होता है बेसिकली कोई स्पेसिफिक टाइम में जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो आपके पास एक फ़्रेम होता है। आपके पास 10 सेकंड का फ्रेम हो सकता है, 30 सेकंड का फ्रेम हो सकता है, 50 सेकंड का फ्रेम हो सकता है। तो वो जो भी टाइम आपके पास मौजूद हो उस टाइम के अंदर जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसको हम एक फ़्रेम कहते हैं। तो उतने उतने फ्रेम्स बना के जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। और दूसरा हमारे पास मेथड होता है उसे हम फुल मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग कहते हैं। ये बेसिकली एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा होता है डिजिटल सिग्नल के अंदर एट द रेट ऑफ 30 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे होते हैं। तो जैसे अब जब आप वीडियो बना रहे होते हैं तो वीडियो बेसिकली 1 सेकंड के अंदर 30 पिक्चर्स ली जा रही होती हैं, और जो आप जब आप वीडियो को चलाते हैं तो उसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन या आपके पास कंप्यूटर में जो प्लेयर होता है वो आपके 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स को चला रहा होता है। तो बेसिकली होती वो स्टिल इमेजेस ही हैं, लेकिन जैसे ही 30 फ्रेम्स को 1 सेकंड में उस प्रोसेस के ज़रिए से चलाया जाता है तो हमें वो मोशन नज़र आ रही होती है, हमें वो वीडियो नज़र आ रही होती है। तो बेसिकली वो स्टिल इमेजेस ही होती हैं, लेकिन उन स्टिल इमेजेस को फ्रेम्स की मदद से जब स्टोर किया जाता है और उसको जब रन किया जाता है तो हमें ऐसे ही नज़र आ रहा होता है जैसे ये हमारे पास जो पिक्चर है ये मूव कर रही है। तो हमारे पास जो इसका इफ़ेक्ट आता है वो बेसिकली मोशन पिक्चर का आ रहा होता है। यहाँ पर आपके पास हैं ये 9 फ्रेम्स हैं, हमारे पास एक सेट है इसके अंदर हमने 9 फ्रेम्स रखे हुए हैं। तो इसके अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट है अगर हम इसको मूव करें तो ये ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ नज़र आएगा, और अगर हम इसके फ्रेम्स कम कर दें तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट जो है उसकी मूवमेंट जो है वो कम नज़र आ रही होगी। तो जितने फ्रेम्स हम बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो हमें मूवी चलती हुई नज़र आएगी, और जितने फ्रेम्स कम करेंगे उतनी ही मूवमेंट या मूवी जो है वो आपका स्टिल इमेज के में अंदर कन्वर्ट होती जाती है। तो बेसिकली जो वीडियो इनपुट होती है वो फ्रेम्स जो होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है और उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है वीडियो इनपुट के तौर पे। डियर स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास जो है वो डिजिटल कैमरा आ जाता है। बेसिकली जो डिजिटल कैमरा है ये
हमारे पास पिक्चर्स को, इमेजेस को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास डिजिटल कैमरे के अंदर जो इमेजेस होती हैं, जब आप उसको स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी की कैमरे की इंटरनल मेमोरी या आपके पास एक्सटर्नल कार्ड अगर मौजूद हो तो उसके अंदर उसको स्टोर किया जा सकता है। और डिजिटल कैमरे का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप अपनी इमेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में बड़ी आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बहुत सारे डिजिटल कैमरे आपको अलाउ करते हैं कि आप पिक्चर लेने के बाद उस पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो बेसिक उसकी सेटिंग्स हैं वो आप उसी वक्त चेंज भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ होती हैं वो आपके स्टोरेज मीडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितना बड़ा आपके पास स्टोरेज मीडिया होगा उतनी ही ज़्यादा इमेजेस और वीडियोज़ जो हैं वो आप उसमें कैप्चर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल कैमरा से जो फ़ोटोज़ हैं वो हमारे पास इनएक्सपेंसिव हो गई हैं और फास्ट हो गई हैं। इससे पहले जो हमारे पास मेथड था वो आपके पास कैमरे में फ़िल्म प्रोसेसिंग वाला कैमरा मौजूद होता था, जिसके अंदर एक फ़िल्म मौजूद होती थी। उसमें नंबर ऑफ़ पिक्चर्स जो हैं वो भी लिमिटेड होती थी। आपके पास 30 to 34 पिक्चर्स जो हैं आप उससे बना सकते थे, और पिक्चर्स खींचने के बाद आप उसको देख भी नहीं सकते थे। उसको फिर फ़िल्म प्रोसेसिंग के ज़रिए से गुजारा जाता था और इमेज जो है वो पेपर के ऊपर ट्रांसमिट की जाती थी। अब उस फ़िल्म प्रोसेसिंग से उसको पेपर के ऊपर कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता था और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता था, और आपके पास लिमिटेड होती थी। लेकिन डिजिटल कैमरे की मदद से ये काम बहुत आसान हो गया। आप पिक्चर को खींचने के साथ उसे देख भी सकते हैं, और आपके पास उसको सेंड और रिसीव करने में भी आपको ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ता। इसके अंदर कोई आपके पास फ़िल्म प्रोसेसिंग वाला मेथड इस्तेमाल नहीं होता। स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास मोबाइल डिवाइसेज़ हैं, उनके अंदर आजकल हमारे पास बिल्ट इन डिजिटल कैमरे आ रहे हैं, जिसकी मदद से हम उसको फ़ोटोग्राफी को बड़ी आसानी के साथ और बड़ी तेज़ी से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें भी वही काम हो रहा होता है। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया जाता है, वो उसको रोज़ और कॉलम्स की सूरत में उसको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद उसकी बाइनरी जो है वो बनाई जाती है, और उसके बाद मुख्तलिफ प्रोसेसेस की मदद से उसको स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है। तो जब आप उसको इमेज को दोबारा देख रहे होते हैं तो बेसिकली आप वो मैट्रिक्स को, बहुत सारे डॉट्स को आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं। तो ये जो मेथड होता है, इसी तरीके से डिजिटल कैमरा भी आपके पास काम कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब जो आप थोड़ा सा होमवर्क है, इसमें आप सोर्स अटेंटिव डिवाइसेस जो हैं उनको अच्छे तरीके से उनका लिस्ट बनाएंगे। जो हमने इसके अंदर मार्क और कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस हैं वो कैसे काम करती हैं, उनका आपस में फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, कितनी किस्म के हमारे पास मार्क कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस हैं और किन किन जगहों के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, ये भी आप अच्छी तरह से अपने जहन में बिठाएंगे। उनकी कैटेगरीज़ जो हैं आप उसको बनाएंगे। फिर इसी तरह ऑडियो और वीडियो हमारे पास डिवाइसेस हैं, ऑडियो किस तरह से कैप्चर की जाती है, वीडियो का काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से वीडियो को काम करती है, कैप्चर किया जाता है, और फैक्स मशीन हमारे पास किस तरह से काम करती है। आप इनको अपनी बुक से भी रीड आउट करेंगे और इनको अच्छे तरीके से समझ के इनको याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे।